नेक्स्ट कंडीशन ऑफ द 16 महाजनपद या फिर 6th सेंचुरी बीसी इज, दिस इज द क्वेश्चन कि भाई चक्रवर्ती किसे कहते हैं? ठीक है, चक्रवर्ती उसे कहते हैं जिसका रथ का पहिया चारों दिशाओं में घूम गया। चारों दिशाओं में कोई सीमा है, कहां से कहां तक कुछ? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, सही। चलो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया के हैं 4 दरवाजे। 16 महाजनपद में कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, सिटीज की अर्बनाइजेशन की बात चल रही। तो वो 4 कौन कौन से दरवाजे हैं? पहला दरवाजा जो है वो लाहौर, ठीक है, लाहौर ईस्ट वो वेस्ट की तरफ पड़ेगा। दूसरा दरवाजा है गुजरात, तीसरा दरवाजा है बंगाल, और चौथा दरवाजा है दक्षिण भारत। और इन्हीं 4 ओपन डोर से ट्रेड जो होता है वो फॉरेन ट्रेड होता था। 4 ओपन डोर हैं ये इंडिया के, आज भी यही है वैसे मैं बता दूं। अगला जो है वो है शिफ्टिंग। अगर हम देखेंगे वो होगा, देखिए कि 16 महाजनपद में मगध सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मगध का सेंटर क्या होगा? पाटलिपुत्र। फिर बाद में हर्षवर्धन के टाइम पर ये शिफ्ट करेगा कहां पर सेंटर? कन्नौज, कन्नौज। और उसके बाद में आज की डेट में कहां शिफ्ट कर गया ये? दिल्ली। ठीक है, इस तरह से सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर भारत में बदले हैं। तो 6th सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र या मगध वाला क्षेत्र जो होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एपी सेंटर बन जाएगा एक तरीके का। गुजरात में जो रूट है वो सी रूट है, जिसको पर्शियन गल्फ के नाम से जाना जाता है, पर्शियन गल्फ वाला जो रूट है। बंगाल में है, बंगाल का रास्ता जो है वो इंडो चाइना के लिए होता था, फॉरेन ट्रेड एंशिएंट टाइम में। इंडो चाइना जो 3 कंट्री हैं इंडो चाइना में, पता होना चाहिए। इंडिया, इंडो चाइना की जब बात करते हैं तो उसमें ना इंडिया आता है ना चाइना आता है। इंडो चाइना मीन्स 3 कंट्री। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। पता होना चाहिए कि भाई इंडो चाइना में कौन कौन से 3 कंट्री हैं। तो उनसे कनेक्शन होता है बंगाल से, और फिर साउथ इंडिया का कनेक्शन होता है बाकी ईस्ट जितने भी कंट्रीज हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इनको स्पाइसेस आइलैंड के नाम से बोला जाया गया है हिस्ट्री में। कौन से आइलैंड? मसालों वाले द्वीप। और 16 महाजनपद धीरे धीरे इन्हीं द्वार से जो है आगे बढ़ते गए, और फॉरेन ट्रेड क्या हो गया? मजबूत हो गया। साउथ इंडिया में एक महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है 16 महाजनपद में। हालांकि 16 के 16 बहुत जरूरी है, लेकिन साउथ इंडिया में अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी को उस पार जो साउथ की तरफ है, उस तरफ एक महाजनपद है, उसका नाम होता है क्या? असमक। क्या होता है? असमक। दक्कन में है ये, और फिर बाद में नॉर्थ वेस्ट में है कंबोज। इस तरीके से जो है ये महाजनपद स्टैब्लिश हो जाते हैं। क्वेश्चन दूसरा उठता है कि 16 महाजनपदों का जो 6th सेंचुरी बीसी का टाइम था, उनको इतनी कामयाबी क्यों मिली? क्यों आखिर वो जो है इतने स्ट्रॉन्ग हो गए? ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में जो जो पढ़ा है वो मुझे बता दीजिए कि हाँ, मगध की सफलता के पीछे क्या रीजंस थे, या फिर 16 महाजनपद के पीछे क्या रीजंस थे? बताना चाहोगे? जल्दी बताइए। फर्टिलिटी बोली इन्होंने जी।
बोलिए बोलिए, सबने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबको आंसर देना है। आयरन बोला इन्होंने, फर्टिलिटी हो गई, आयरन हो गया, और बताइए। मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं, आयरन हो तो गया इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई बताना चाहता है कुछ? पॉलिसीज बढ़िया थी, कैसे? मगध की सफलता के कारण, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मगध? ऑर्गेनाइज सिस्टम। 2 ही पॉइंट आए हैं अभी तक। तीसरा पॉइंट है योग्य शासक, एलिजिबल और कैपेबल रूलर्स। चौथा कारण रहा मगध की कामयाबी का, सेना का, आर्मी का व्यवस्थित होना, डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग आर्मी। उसमें हाथियों का, पांचवा कारण है उसमें हाथियों का प्रयोग करना, एलिफेंट्स का। और आपको पता ही है, ये बताया इन्होंने, रिवर सिस्टम था यहाँ पर काफी अच्छा, लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, आयरन एंड और था। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, समझदार राजा और समझदार प्रजा। ठीक है, ये सफलता के कारण थे मगध के। मगध के राजवंश की तरफ बढ़ते हैं हम सीधे। पहला राजवंश मगध का, किंगडम्स। देखिए हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को अगर क्लासिफिकेशन जब मैं करवाता था, आपको करवाया भी है क्लास में, उसमें सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था कि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में बांट लो, 4 पार्ट में सॉरी। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला पार्ट। दूसरा है वैदिक कल्चर, ठीक है। तीसरा है 6th सेंचुरी बीसी। चौथा है किंगडम्स, ठीक है। तो इसमें 6th सेंचुरी बीसी जो है, इसके पैरेलली किंगडम चलते हैं, याद रखना। अब किंगडम पैरेलली चलेंगे, हर चीज का अपना एक प्रभाव होता है, एक इंपैक्ट होता है एक टाइम का। गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी के टाइम में किंग और रूलर से भी ज्यादा प्रभावशाली लोग कौन थे? ये लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके टाइम में रूलर्स नहीं थे, तो इनके टाइम से ही रूलर चालू हुए। तो पैरेलली जो इनके टाइम में रूलर चले हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो कहानी, अब ये जो पैरेलली वाली कहानी है, ये हम पहुंचा देंगे आगे तक। अब किंगडम्स स्टार्ट हो जाएंगे तो किंगडम्स रुकेंगे नहीं, सीधे हम 2020 में आएंगे इस वाले रास्ते से। क्लियर है, समझ में आ गया? अपने माइंड में क्लासिफाइड हिस्ट्री का जन्म दे दो आप, वरना हिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी आपको। तो अब मैं आपको एक ऐसे रास्ते पर लेके जा रहा हूं हिस्ट्री के अंदर, जहां किंगडम्स की दुनिया स्टार्ट हो रही है। किसकी? अभी तक हम चीजों को बहुत अलग अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब किंगडम्स को पहले देखेंगे, और किंगडम्स के अंदर वो 4 बातें देखेंगे। कौन कौन सी 4 बातें? पॉलिटिकल कंडीशन, सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन, फिर पॉलिटिकल कंडीशन, फिर सोशल कंडीशन, और फिर रिलीजियस कंडीशन। रिलीजियस के साथ में कल्चर भी हो जाता है। ये 4 कंडीशंस हमें देखनी होती हैं। बस यूपीएससी में हर सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में ये 4 फैक्टर छिपे होते हैं, समझ गए? प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के टाइम पर चल रही है, तो प्लाज्मा थेरेपी जब आ रही है, जो शब्द पूछा जा रहा है बार बार, व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी, तो इसके साथ में 4 क्वेश्चन छिपे हैं सर। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपसे, इससे ज्यादा क्लासिफाइड नहीं हो सकता कुछ भी।
हर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, चाहे गणित हो, गणित तो पूछा नहीं जा रहा इसमें, लेकिन 7 सब्जेक्ट हैं ये जीएस के, इन 7 सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक उठा लीजिए यूपीएससी में, उनके पीछे 4 क्वेश्चन छिपे रहते हैं, और 4 क्वेश्चन के अलावा 5वां कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा क्लासिफाइड सिलेबस नहीं किया जा सकता। अब प्लाज्मा थेरेपी है, तो साइंस का बच्चा क्या होगा, या फिर अगर वो नैरो माइंडेड होगा तो बस सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी को प्लाज्मा थेरेपी समझ के निकल जाएगा, समझ गए। लेकिन आपका ओरिएंटेशन क्या होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट का ओरिएंटेशन क्या होता है, उसमें बस ये चीज देखता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, सोसाइटी में इसका रिलेवेंस क्या है, इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है, पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, और हमारे कल्चर पर रिलेवेंस क्या है। तो आपके सामने कोई एक अल्फाज आए, कोई एक सेंटेंस आए, कुछ भी आए, आपको ये 4 बातें ऑन द स्पॉट क्या कर लेनी, सोच लेनी है। बात समझ में आई। अगला है, तो किंगडम्स की बात कर रहा हूं, ये किंगडम से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला भारत, मगध, 16 महाजनपद में सबसे मजबूत बन गया मगध। मगध जब सबसे ज्यादा मजबूत बन गया तो वहीं के किंगडम्स को हम डिस्कस करते हैं, समझ गए। आपके सिलेबस में 16 महाजनपद में मगध जो सबसे मजबूत किंगडम था, वहां से कहानी स्टार्ट होती। तो मगध के अंदर सबसे पहला जो राजवंश बना, दैट वाज नोन एज हर्यक वंश। क्या? हर्यक डायनेस्टी से स्टार्ट होती है जर्नी, और हर्यक डायनेस्टी का पहला किंग जो बना, वो बना कौन? बिंबिसार। कौन बना? बिंबिसार। अब बिंबिसार से ये कहानी स्टार्ट होती है, और ये एक एम्पायर को एस्टैब्लिश कर देती है जिसका नाम होता है मौर्यन एम्पायर। तो ये जो जर्नी बिंबिसार से स्टार्ट हुई है, इसमें कुछ खास था, क्योंकि किंग तो पहले भी थे, किंगडम पहले भी थे, लेकिन बिंबिसार से अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया। अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान। क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया कि बिंबिसार वाज गाइडेड बाय गौतम बुद्धा, ठीक है। और गौतम बुद्धा, या फिर जब हम किसी अच्छे व्यक्ति से गाइड होते हैं तो हमारा दिमाग जिंदा हो जाता है, और जिस व्यक्ति का दिमाग जिंदा हो जाए उसका अपलिफ्टमेंट क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। उत्थान उसका क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, समझ गए। और दिमाग अगर मर जाए या सो जाए, वहीं से आपका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बिंबिसार को तो एक बेहतरीन किंगडम की स्टैब्लिशमेंट करना ही था, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति से क्या हो रहा था? गाइड हो रहा था, और वो हुआ भी। तो बिंबिसार ने किससे ली गाइडेंस? गौतम बुद्धा से। बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और एक्सटेंशन किया अपने राज्य का। क्या किया? एक्सटेंशन, एक अच्छी पॉलिसी के साथ में। इसके जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कराएंगे आपको जब रिटन क्लासेस करवाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप समझ जाइए कि बिंबिसार ने कुछ अन्य राजाओं से कुछ अलग किया था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हुआ, और दूसरा इंपॉर्टेंट राजा जो आया वो था कालाशोक, ठीक है। कालाशोक, कालाशोक, ये कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी से था, ठीक। हर एक डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी। मैं हर एक राजा को डिस्कस नहीं कर सकता, वो हम डिस्कस कराएंगे, डोंट वरी। लेकिन जो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, उनको मैं बता रहा हूं आपको। अब शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है? कालाशोक। आप लिखते क्यों नहीं? लिखा करो, ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, मेहनत किया करो, जल्द ही आपको क्लास में बाद में रोका जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो गया है, प्रमोशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दोगे। हाँ, क्या? कालाशोक। तो कालाशोक के समय जो है, कालाशोक ने क्या किया? एक महाजनपद को अपने कब्जे में ले लिया जिसका नाम था अवंती। इसके लिए जाना जाता कालाशोक को।
इसने जबरदस्त एक अचीवमेंट हासिल की, पूरा ही महाजनपद, महाजनपद जस्ट लाइक अ किंगडम, अनदर किंगडम, अपने राज्य में मिला लिया, जिसका नाम क्या था, अवंती। इसकी कैपिटल क्या थी, कहाँ स्टेटस था, ये सब आप चेक कीजिए। फिर आती है नंदा डायनेस्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नंदा डायनेस्टी में जो नंद वंश का सबसे पहला राजा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा भी कहलाया नंदा डायनेस्टी का, ठीक है, उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद बहुत एक्सटेंशन किया मगध का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महापद्मनंद का मगध को मजबूत करने में। एक राठ की उपाधि ली उसने, कौन सा टाइटल, एक राठ, एक राठ, एक राठ। तो एक राठ का मतलब होता है एक ही राजा। तो उसकी जो पॉलिसी है, नाम से पता चल रही है, टाइटल से पता चलती है पॉलिसी। पॉलिसी ये है कि वो जितने भी राजाएं हैं उनको क्या बना, उनको क्या कर लेता था, एनेक्ट कर लेता था, एक्सटेंशन कर लिया, कलिंग तक को जो है उसने जीत लिया था। एक राठ की उपाधि ली। क्षत्रियों का दुश्मन भी कहा गया है महापद्मनंद को। तो नंदा डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा महापद्मनंद रहा। कलिंग पर जो है कब्जा किया इसने, इंपॉर्टेंट है ये बात, कलिंग पर कब्जा किया था इसने। नहरों का निर्माण कराया था, लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे, वेलफेयर वर्क करवाए थे। लेकिन फिर बाद में जो है एक राजा आया नंदा डायनेस्टी में, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद, जैसे ही नाम आता है वैसे ही पैरेलली एक वर्ड आता है, इनकैपेबल और इनएलिजिबल, अयोग्य शासक। घनानंद एक अयोग्य राजा था। कौन था, राजा बनने का, किंग बनने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट योग्यता क्या है राजा बनने की? राजा बनने की सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है वो है समझदारी। आप लोगों की भी यही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जिस दिन आप इस बात को समझ गए ना, उसी दिन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। समझदारी, समझदारी, ठीक है। राजा का सबसे पहला गुण है समझदारी, और बाकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। पढ़े लिखे राजा भी आए, अनपढ़ राजा भी आए, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही राजा में, समझदारी। तो घनानंद जो राजा था वो समझदार तो था नहीं, इनकैपेबल राजा था, इनएलिजिबल राजा था, अयोग्य शासक था। तो उसने जो है इसी जर्नी से, अयोग्यता से जो है उसका जो पतन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो नंदा डायनेस्टी का डिक्लाइन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ठीक, घनानंद की अयोग्यता, इनकैपेबल। देखिए, किंग जो होता है एक बिहेवियर होता है, क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, किंग इज नॉट अ पोस्ट, किंग इज नॉट अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, किंग इज अ बिहेवियर। अगर वो बिहेवियर आपके पास में है तो आप किंग हैं, और जो बिहेवियर आपके पास नहीं तो आप किसी भी एंगल में क्या नहीं, किंग नहीं। किंग एक व्यवहार है, क्या है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कूड़े कचरे में पैदा हुए, लेकिन जिंदगी उन्होंने किंग की तरह जी। सपने कैसे थे, किंग, रॉयल। तो वो व्यक्ति क्या बन गया,
किंग बन गया। घनानंद राजमहल में पैदा हुआ, समझ गए, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी उसकी हालत क्या हुई, भिखारी से बदतर हो गई। डिफरेंस है बिहेवियर का। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि किंग इज अ बिहेवियर, एक एटीट्यूड है किंग। आपके पास में इकोनॉमिक कंडीशन कितनी मजबूत रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास में एटीट्यूड किसका हो, किंग का हो, तो आप किंग बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? ये सिंपल बात है जो घनानंद हमें सिखाता है। तो राजा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई राजा जो है एक व्यवहार की, एक तरीके से राजा जैसा व्यवहार करता है। किंग में और आम आदमी में डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूं अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी। जीते दोनों ही हैं, बट किंग एंड कॉमन पर्सन हैज अ ह्यूज डिफरेंस। गेट बंद कर लो, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। आम आदमी के सपने अलग होते हैं, आम आदमी का रिएक्शन अलग होता है, चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। किंग की ये तीनों चीजें अलग होती हैं, किंग के सपने भी अलग होते हैं, उसका नजरिया भी अलग होता है, और उसकी आइडियोलॉजी भी अलग होती है। किंग की एक ही आइडियोलॉजी होती है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ठीक है। किंग किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, उसका यही सिद्धांत है। भगवान राम थे, भगवान राम ने जो है पीछे से मारा कैंडिडेट को, कौन था, बाली। ऐसे भी क्या भगवान जो पीछे से वार करे, लेकिन भगवान है वो। क्यों? पीछे से वार करने के बावजूद भी वो भगवान कैसे? क्यों? क्योंकि किंग की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होती। टाइम विल डिसाइड व्हाट विल बी द आइडियोलॉजी, टाइम विल डिसाइड। समझ गए? परिस्थितियां ऐसी थी, सिचुएशंस ऐसी थी, और सिचुएशन को देखकर जो निर्णय ले वही क्या है, राजा है, किंग है। तो किंग की एक एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि किंग की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, यही उसकी आइडियोलॉजी है। आम आदमी क्या है, आइडियोलॉजी को फॉलो करते करते मर जाएगा। क्या कर जाए? मर जाएगा, और मार भी देगा। आइडियोलॉजी का ही तो बोर है टेररिज्म, कम्युनलिज्म, विचारधाराओं का युद्ध है ना। तो कॉमन पीपल हैज आइडियोलॉजी एंड किंग डज नॉट हैज आइडियोलॉजी। किंग तो वो समय को देखकर डिसीजन लेता है जो बेस्ट डिसीजन है। समय को परखने की ताकत ही राजा है। समझ गए? तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि किंग की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। समझ गए? अगला है किंग का रिएक्शन। क्या? जो थर्ड पॉइंट है किंग का रिएक्शन। परेशानी, रिएक्शन मींस परेशानी का कारण। रिएक्ट कैसा करता है किंग? तो किंग कभी जो है आम बातों पर रिएक्शन नहीं देता। जो आम लोगों के प्रमुख मुद्दे होते हैं, शादी विवाह नौकरी, तो किंग जो है उन चीजों पर क्या नहीं देता है, रिएक्शन नहीं देता है कभी। ना कभी वो किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है, बाहर की चीज कि भाई फला की पर्सनल लाइफ में ये चल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में ये चल रहा है। किंग मींस फोकस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आम आदमी क्यों परेशान रहेगा? कभी सोचा है आम आदमी क्यों परेशान रहता है? आम आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी में झांकता है, वो दूसरों की लाइफ से परेशान है। मेरे दोस्त का जो है सिलेक्शन हो गया,
उसका अफेयर चल रहा है, उसने गाड़ी ले ली, तभी तो आम आदमी है वो। कौन है? किंग की तीसरी एलिजिबिलिटी बता दी मैंने आपको। किंग कभी इन सब बातों से क्या नहीं होता, परेशान नहीं होता। किंग अपनी लाइफ में परेशान, अपनी परेशानियों को देखकर परेशान होता है, दूसरों की जिंदगी को देख के क्या परेशान होगा वो। 3 डिफरेंस है सर आम आदमी में और किंग में, और बहुत बड़े डिफरेंस है। समझ में आ गया? योग्यता का मतलब बताया है मैंने कि बार बार ये वर्ड आएगा कि भैया अशोक एक योग्य राजा है, अशोक इज अ कैपेबल किंग। धनानंद जो है योग्य शासक नहीं है। तुम जो है उसकी डिग्री ढूंढते रहो, कौन सी योग्यता की बात चल रही है। मैंने वो योग्यता बता दी आपको, समझ गए? तो घनानंद जो था वो एक आम आदमी था बाय नेचर, समझ गए? आम आदमी। उसका ईगो हर्ट हो गया, तो उसने जो है एक बहुत बड़े अमात्य को क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया। क्या नाम था उसका? चाणक्य। ठीक है, देखिए पूरी हिस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप पुरोहित या प्रीस्ट को बेइज्जत कर दो, ह्यूमिलिएट कर दो, उसी दिन तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, समझ गए? अगर आपने किसी प्रीस्ट को क्या कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, तो उसी दिन क्या हो जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। सूफी संत को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, बहुत ज्यादा, लेकिन उनका ह्यूमिलिएट तो कर दिया, लेकिन उनका जो हश्र हुआ बाद में ह्यूमिलिएट करने वालों का, ठीक है, लोगों की रूह कांप गई उन्हें देखकर। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। अगर आपने किसी भी कम्युनिटी, किसी भी प्रीस्ट, किसी भी शिक्षक, किसी भी गुरु को ह्यूमिलिएट कर दिया, चाहे कोई भी हो, उसी दिन आपके मानवता का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। घनानंद की यही सबसे बड़ी क्या रही, मिस्टेक रही। मिस्टेक क्या कहें, ब्लंडर कहेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल खबरों में आई थी, पिछले साल नरेंद्र मोदी से रिलेटेड थी, ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। जो राजा योग्य लोगों की, किसकी, एलिजिबल लोगों की का सम्मान नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक, वो राजा राजा कहलाने के लायक नहीं। राजा को किसका सम्मान करना है, एलिजिबल कैंडिडेट्स का। किसका? एलिजिबल स्कॉलर्स का, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। नेशनल अवार्ड दिए जा रहे थे, तो उसमें जो है हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई आए नहीं थे, तब न्यूज़पेपर में लिखा हुई थी ये लाइन, मैंने आपको बता दी। ये डिग्रेडेशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्लास का हमेशा ख्याल रखना राजा का पहला कर्तव्य में से एक है। किसका? इंटेलेक्चुअल क्लास का, क्योंकि राजा तो कलेक्टिव थिंग है। क्या है? कलेक्टिव। हमारा कंट्री कलेक्टिव है, पीएम कलेक्टिव है, पार्लियामेंट कलेक्टिव है, और कलेक्शन कहां से आता है? इंटेलेक्चुअल क्लास से आता है। इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सॉल्यूशन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, स्कॉलर्स बताएंगे, रिसर्चर्स बताएंगे, समझ रहे हैं? कोविड-19 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी डॉक्टर्स बताएंगे। ये कहना चाह रहा हूं कि कलेक्शन है ये,
और इस कलेक्शन का तुमने ध्यान नहीं रखा तो लीकेज हो जाएगी। समझ गए? तो घनानंद ने ये गलती की, इस वजह से जो है एक बड़ी प्रॉब्लम सामने को देखने को मिली उसको। अगर वैसी बात की जाए तो राजा के दो पिलर होते हैं, जो पावर जिसे कहते हैं द पावर ऑफ किंग, वो तो आपको पता ही है कि टैक्सेशन और स्टैंडिंग आर्मी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी दो पिलर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो राजा का सबसे बड़ा पिलर होती है जनता, और दूसरा होता है कौन? अधिकारी, राजा के अधिकारी, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल क्लास, स्कॉलर्स, ये दो पिलर हैं। और अगर राजा ने इन दोनों में से किसी को भी नाराज कर दिया, एक को भी, राजा का महल गिर जाता है। राजा को इन दोनों में क्या करना है? बैलेंस करना है। मुद्रा राक्षस किताब है एक, जो मौर्य काल के लिए सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। ठीक है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त का वार्तालाप है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का। घनानंद के बाद में चाणक्य ने एक स्ट्रैटेजी बनाई भारत को अखंड बनाने की। अखंड का मतलब क्या होता है? अलग अलग जो महाजनपद बटे हुए थे उनको मिला देना है। इंडिया में ये सपना पहली बार चाणक्य ने देखा है, याद रखिएगा इस बात को। तो चाणक्य ने एक यूनाइट एंड इंटीग्रेटेड इंडिया का सपना देखा, और उसे पूरा करने के लिए क्या हो गए? निकल पड़े चंद्रगुप्त के साथ, पूरा का पूरा प्लानिंग की। चाणक्य वॉज द मास्टर ऑफ प्लानिंग। जो प्लान किया था उसे अचीव किया, इसलिए चाणक्य को पढ़ना चाहिए। 90% लोग जो प्लान करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। तो उन्होंने तो प्लान भी किस चीज का किया था? यूनाइट इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया, और उसे अचीव किया। सिर्फ इतनी सिंपल बात बता रहा हूं मैं, जो प्लान किया था वो उसे क्या कर लिया? अचीव किया। हम प्लान करते हैं तो हम अचीव नहीं कर पाते किसी चीज को। तो हमें इस समस्या को दूर करने के लिए किसे पढ़ना चाहिए? चाणक्य को पढ़ना चाहिए, इस समस्या को दूर करने के लिए। सिर्फ कि जो हम प्लान करें उसे हम क्या कर लें। और जब आप चाणक्य को फॉलो करोगे तो वो खुद ही बता देंगे कि तुम कहां कहां क्या क्या गलती करते हो। चाणक्य को देखो, सबसे बेहतरीन किताब यही है, मुद्रा राक्षस, अल्टीमेट बुक, शानदार बुक है। प्राइमरी सोर्स पढ़ो, प्राइमरी। कमेंट्री तो खैर दूसरी चीज है, कुछ कमेंट्री पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी चीज है, मगर अल्टीमेट चीज है ये चाणक्य के बारे में जानने के लिए। चाणक्य नीति की बहुत सारी किताबें मिलती हैं, वो भी पढ़ सकते हो बेस्ट कलेक्शन में अगर मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन ये बुक, इसका कोई तोड़ नहीं। दूसरी किताब जो आपको पढ़नी चाहिए चाणक्य के लिए, वो चाणक्य का है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। जिन बच्चों को अगले साल परीक्षा देनी है उन बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि वो सिर्फ एक ही चीज की हैबिट डाल लें, पढ़ने की, ठीक है। और पढ़ने के बाद में जितना आप पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, सिंपल बात है। जिन लोगों को इसी साल एग्जाम देना है वो अभी ना सोचें, अब बाद में करना। देखिए चाणक्य चल रहा था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ में मिलकर एक यूनाइट इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सीधे चंद्रगुप्त पर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो स्टोरी है वो जीरो से कहानी स्टार्ट होती है
राइटिंग स्किल की जो क्लासें होंगी तब हम आपको जो है बताएंगे पूरी की पूरी जर्नी कैसी रही चाणक्य और चंद्रगुप्त की। कौन थे चाणक्य? कुछ लोग बोलते हैं मौर्य काल जो है या मौर्यन पीरियड, वो डायनेस्टी जो है, इसमें ये शूद्रों से आई है, कुछ लोग कहते हैं गुप्तों से आई है, जो भी है, लेकिन ओवरऑल इसे ज़्यादातर शूद्रों में माना गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। फिलहाल आप समझिए कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशन है, ये बहुत बड़ा रिलेशन है, एक गुरु और एक शिष्य का रिलेशन। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को जीरो से शुरू करते हैं और देश का राजा नहीं बनाते, सम्राट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्परर। राजा तो बहुत छोटी चीज है, राजाओं का राजा कौन? सम्राट। तो सब पहला, भारत का पहला जो सम्राट है, एम्परर है, वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो अचीवमेंट है वो सीधे चाणक्य से रिलेटेड है। चाणक्य जैसा जैसा बताते गए, चंद्रगुप्त वैसा वैसा करते गए, चाहे वो कुछ भी हो। एक बहुत ही बढ़िया बात कही उन्होंने, जब वो बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे, तैयारी का मतलब है राजा बनने की तैयारी, सम्राट बनने की तैयारी। तो चंद्रगुप्त जो है शुरू शुरू में आए तो क्या हुए, जोश जोश था, बोले कर लेंगे क्रैक यूपीएससी। द हिंदू तो छोड़ो, दैनिक जागरण पेपर डाल रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे, 3 घंटे सो रहे हैं बस। लेकिन कब तक? 15 दिन तक। समझ गए? 15 दिन बाद सीधे द हिंदू पर आ गए सिर्फ। चंद्रगुप्त का जो पैशन था वो ढीला पड़ने लगा, जैसे बच्चों का यूपीएससी का पढ़ने लग जाता है। जब जब उनका पेशेंस ढीला पड़ा, तब तब चंद्रगुप्त ने उन्हें मोटिवेट किया। समझ गए? हाँ, चाणक्य ने द हिंदू से नीचे नहीं आने दिया, बोले ये तो करना ही है। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी बात कही, जगह जगह बोली जाती है। दो ही लोग मिले हैं शिष्य और गुरु के बीच में, अगर सही मोटिवेटिंग और सही गाइडलाइन की अगर बात कही जाए, सबसे पहला है लॉर्ड कृष्णा का अर्जुन को स्टेटमेंट, भगवत गीता। अर्जुन मरा हुआ आदमी कैसे इंटायर बैटल को जीत लेता है? किसकी पावर है ये? ठीक, सारथी की। दूसरी पावर है, दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें जो गुरु चलेगा मिलता है, वो ये मिलता है चंद्रगुप्त का और चाणक्य का। इसमें भी चंद्रगुप्त कुछ नहीं, शूद्रा जमीन से उठाया और किसे कहां पहुंचा दिया? आसमान पर, सम्राट बनाया साहब। बहुत बड़े 2 फैक्टर हैं, पढ़ने चाहिए बच्चों को, हर किसी, दोनों ही। इससे अल्टीमेट मोटिवेशन का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। कहां मोटिवेशन ढूंढ रहे हो आप? तो चंद्रगुप्त से जब चंद्रगुप्त थक गए तो वो बोलने लगे, ऐसा है गुरुजी, हमसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत हमसे क्या नहीं हो रही है? हो नहीं रही है, इतना कष्ट है, हमें नहीं बनना सम्राट। जब ये बोले, हाथ खड़े हो गए, पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गए चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त से जो है चाणक्य एक ही बात कहते हैं, अगर ये कष्ट सहने की पावर हर किसी में होती तो हर घर में सम्राट होता। मतलब अगर हर एक बच्चा ही पढ़ पाता इस तरीके से, तो हर घर में आईएएस हो सकता है। नहीं, इसलिए सम्राट बनना है तो दूसरों से कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा।
समझ गए? चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आम आदमी नहीं बनने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी मैंने आपको। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बस लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आम आदमी नहीं बनने दिया, बार बार आम आदमी बनने की कोशिश की और बार बार वो उसे सम्राट बना देते थे। समझ गए? बोले नहीं नहीं मुझे उससे शादी करनी, मेरी गर्लफ्रेंड है, 10 साल से अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो मैं कहाँ चक्कर में पड़ लो, मेरे को नहीं चाहिए सम्राट का ये सब चीज। समझ में? बोले कनपटी पर पड़ गया ना एक, सारा भूत उतर जाएगा मोहब्बत का। बोले सम्राट बनना है तो दूसरों से बेहतर और कुछ करना ही है। जो तुम कर रहे हो ये तो आम आदमी करता ही है, इसमें कुछ नया कहां। इलोप होता है ना, भागने को कहते हैं, लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है, लड़की लड़के को लेकर भाग जाती है, बहुत पुराने से चल रहा है प्राचीन भारत से। समझ गए? इसके पुराने एविडेंसेस मिले हैं। कई एविडेंसेस तो प्राचीन भारत के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे मिले हैं कि भाई साथ में मर गए एक साथ ही। और लड़की और लड़के की डेड बॉडी जब एक जगह पाई गई है, कई जगह पर, एक बार नहीं कई जगह पर, तो उसका मतलब क्या समझा जा सकता है? साथ जीना और साथ मरना ही। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने उसे कभी आम आदमी नहीं बनने दिया। क्या नहीं दिया? आम आदमी। ये एरिस्टोक्रेसी क्लास का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अपने बच्चों को आम आदमी ना बनने देना, सबसे बड़ा। कॉमन मैन के सिम्टम्स अलग हैं, किंग के सिम्टम्स अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कभी आम आदमी नहीं बनने दिया। सीधे चंद्रगुप्त मौर्य पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के, अखंड भारत के, इंटीग्रेटेड यूनाइट इंडिया के साम्राज्य, एम्पायर की पहली नींव रखी, पहला सम्राट बना। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, और मगध ने 16 के 16 महाजनपद अपने कब्जे में कर लिए, और इस तरह से जो है भारत को अखंड किया। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड अगर बात की जाए, जो सबसे पहली अचीवमेंट उसके पास में आई, वो आई 303 बीसी की एक ट्रीटी। क्या आई? एक ट्रीटी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लिखिए और फिर 303 बीसी की एक ट्रीटी समझिए, 330 बीसी की जो ट्रीटी हुई थी। क्या है ट्रीटी? यह ट्रीटी हुई सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था, और अलेक्जेंडर जब वापस गया तो पाकिस्तान, पंजाब वाला जो रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसे बोलते हैं, उस रीजन में अपने किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट कर गया, और उस किंगडम का राजा किसे बना गया? सेल्यूकस निकेटर को, और खुद वापस चला गया, और जाते जाते उसकी क्या हो गई? डेथ भी हो गई। जी। सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जर्नी है ये।
कभी सामना नहीं हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का अलेक्जेंडर से, मैं बता दूं आपसे। इसलिए अलेक्जेंडर जब वर्ल्ड हिस्ट्री करवाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि अलेक्जेंडर का सेक्शन कैसे अलग हो जाता है हमारे उससे। सिकंदर, सिकंदर महान कहा जाता है उसे बहुत अलग अलग सेक्शन में। बहुत छोटी छोटी उपाधियां होती हैं लेकिन महान बहुत बड़ी उपाधि होती है, ग्रेट। 2-3 लोगों के हाथ पास में ही है, बहुत गजब फीलिंग होती होगी उन लोगों की, हम महसूस भी नहीं कर सकते कि अगर पूरी दुनिया को जीतने जैसा मामला होगा उनका। ग्रेट। अलेक्जेंडर, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में उसकी ट्रीटी होती है 303 की। ये ट्रीटी वरदान साबित होती है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। एनसीईआरटी आपने पढ़ी है? पहला क्वेश्चन पूछ लूं, आंसर दे सको तो 100 रुपए का पेन इनाम अभी के भी। क्वेश्चन, मौर्यन किंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो अन्य किंग के अंदर कभी था ही नहीं और ना कभी हुआ एंशिएंट हिस्ट्री में। ना गुप्त, इसके बाद गुप्ता पढ़े होंगे आपने, गुप्तों के अंदर नहीं था वो ऐसा कौन सा फंक्शन था मौर्यन राजाओं के पास में, ऐसा कौन सा काम था मौर्य राजाओं के पास में जो गुप्तों या उससे पहले कभी किसी राजा ने नहीं किया? अलायंसेस तो अब तक हो रहे हैं। कल तक का समय है, आंसर दीजिएगा। ठीक है, पूरा गूगल, पूरी एनसीईआरटी, सब कुछ तुम्हारे पास है, पेन भी आपके पास नहीं है। कल भी आंसर दे दिया तब भी पेन तुम्हारा। ठीक, देखिए सेल्यूकस निकेटर के साथ में जब ये अलायंस होता है, ये जो ट्रीटी होती है, ये युद्ध के बाद होती है। और ये जो युद्ध होता है बेसिकली इसके बारे में कुछ नहीं पता। अलेक्जेंडर अपने साथ में एक हिस्टोरियन को साथ में लेकर आया था, एक लेखक राइटर को साथ में लेकर आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज ने लिखी किताब इंडिका, और मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया एम्बेसडर के तौर पर। यहां के लोगों को जाना, समझा और इंडिका जैसी किताब लिखी। तीसरी इंपॉर्टेंट किताब अगर आपको कभी लाइफ में पढ़नी हो वो इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई। लेकिन इंडिका एक बायस्ड बुक है। इंडिका जो है वो यूनानी मतलब ग्रीस के जो लोग हैं उनको क्या करती है? सुपीरियर बताती है, और इंडियंस को क्या बताती है? इंफीरियर बताती है। ऐसे ही हमारे देश में है, हमारे देश का जो लिटरेचर है वो वेस्टर्न लोगों को या फिर यूनानी लोगों को क्या बताएगा? इंफीरियर बताएगा, और अपनों को सुपीरियर बताएगा। तुम देखो ना, जितने भी भारत से रिलेटेड आजकल नेशनलिज्म के रिलेटेड जितने भी पेज हैं उसमें बताया भारत ये, भारत वो, भारत ये, भारत वो, ठीक है, विश्व गुरु, जगत गुरु, ये सब। हम सुपर बनेंगे, दूसरे को इंफीरियर करेंगे, और दूसरा व्यक्ति भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेगा हमारे साथ। तो इंडिका इंडियंस को इंफीरियर बताएगी, इंडियन किंग को कमजोर बताएगी, और चाणक्य की किताबें क्या बताएंगी? इंडिया को स्ट्रॉन्ग बताएंगी, सुपीरियर बताएंगी, उनको इंफीरियर बताएंगी। ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? एम्बेसडर मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के टाइम पर, तो उसमें इस चीज का वर्णन मिलता है। तो सेल्यूकस निकेटर ये कहते हैं कि इस युद्ध के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य दान में दिए, 4 जिले जिसे कहते हैं, 4 किंगडम्स।
इस युद्ध के बाद 500 हाथी एलिफेंट्स सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, दूसरी बोध। और इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। तो भाई बस इतना लिखा, कौन जीता कौन हारा ये नहीं लिखा, लेकिन समझदार को क्या काफी होता है, इतना कौन व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति हार गया हो वही तो कर सकता है इतना, सिंपल बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को इस युद्ध में क्या हुआ, हरा दिया। और हराने पर जब एग्रीमेंट अलायंस हुआ तो वो किसके पक्ष में गया, चंद्रगुप्त के पक्ष में गया। वो जो 4 जगह थी बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, नॉर्थ वेस्ट का द्वार है ये, और नॉर्थ वेस्ट फिर से जो है चंद्रगुप्त के अंडर में आ गया। 4 जगहों के नाम बता दो अगर कोई बता सके, एनसीईआरटी पढ़ी है तो। एनसीईआरटी मैंने बताया था ना आपसे, नहीं पढ़ी जाएगी। पढ़ी है तुमने, बताइए, एक ही बता दो, 2 ही बता दो, 3 ही बता दो। तक्षशिला, तक्षशिला शहर है। बस यही करना है, फिर कहते हो कि जो है लाहौर, लाहौल विलाकुबत, और क्यों मेरी वीडियो बिगाड़ रहे हो, लिखो काबुल नंबर 1, काबुल दहेज में मिला हमें। दूसरा गजनी दहेज में मिला हमें। तीसरा गंधार दहेज में मिला हमें। और चौथा हैरत, हैरत, हैरत। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, और इस पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलते हैं इसको। और ये इस पर किसका कब्जा हो गया, चंद्रगुप्त का कब्जा हो गया। इंशाल्लाह दोबारा हमारा होगा। फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से मिलने से क्या फायदा होगा, कैसे, बहुत बढ़िया, सिल्क रूट से, इट विल कनेक्ट टू द सिल्क रूट। सिल्क रूट से कनेक्ट कर जाएगा इंडिया फिर दोबारा, और जैसे ही रूट से कनेक्ट कर जाएगा वैसे ही फॉरेन ट्रेड बढ़ जाएगा बहुत बड़े से। तो फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ सीएम साहब मतलब चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहा, सिल्क रूट। कहानी समझ में आ गई, सिर्फ इस पॉइंट के लिए सुनाई, पीछे की सारी बैकग्राउंड। सिल्क रूट पे कब्जा 303 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराकर। अब आम आदमी क्या सोचेगा, बस उसमें डूब जाएगा कि हेलेना से शादी करी थी, हेलेना कौन थी, कैसी थी। ये कॉमन परसेप्शन है। किंग और अरिस्टोक्रेसी क्लास विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट and the common people will understand the importance of Helena. This is the concept. मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। आप एनसीईआरटी पढ़ के और उसमें हेलेना का जिक्र होगा, कूदते हुए आओगे, अरे सर हेलेना से शादी की थी। लेकिन मैं जब जैसे पूछूंगा कि कोई सिल्क रूट भी था क्या, बोले ये तो मैंने कभी सुना नहीं। समझ गए।
साथ साथ में मैं आपको परसेप्शन और एटीट्यूड भी बता रहा हूं कि कहां हम गलती करते हैं। हेलेना हिला देती है। पहली अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, वो था एडमिनिस्ट्रेशन। वेल एस्टैब्लिश्ड एंड ऑर्डर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। और एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य पीरियड का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमने जब भारत का संविधान लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो उसमें मौर्यन प्रशासन को पूरा लगभग 80-90% ले लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, तमाम तरह के शब्द जो है हमने ले लिए। सारे शब्द कहां से लिए गए? मौर्यन। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। न्यायालय शब्द जो है, न्यायालय, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका। ये सारे शब्द कहां से लिए गए? मौर्यन एम्पायर से। तो एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं क्या बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन में तो गजब हो गया। आईएएस की परीक्षा लॉन्च कर दी उन्होंने। दुनिया के अंदर सबसे पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का जो जन्म किया था वो चाइना ने किया था। और इंडिया में लगभग ऐसे डिफरेंस रहा होगा 50-60 साल का। इंडिया में ये कब स्टार्ट हुआ? मौर्यन पीरियड में। तो उस टाइम पर जो ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेसी जो एस्टेब्लिश की थी मौर्य पीरियड में, वो किस पर बेस्ड थी? एलिजिबिलिटी पर। परीक्षा होती थी। क्या होती थी? परीक्षा। ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए परीक्षा दी जाती थी। तो पहली परीक्षा जो है मौर्यन पीरियड में हुई है। उसके बाद में सीक्रेट एजेंसी या गुप्त विभाग का जन्म हुआ मौर्य पीरियड में। जुडिशरी का जन्म हुआ मौर्य पीरियड में। चाणक्य बताते हैं कि भाई अगर अपने देश को तुमने इंटरनली और एक्सटर्नली मजबूत रखा तो आपके देश में डेवलपमेंट होता रहेगा। बताया था ना कि शांति ही विकास का क्या है? द्योतक का प्रतीक है। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आप शांति लाइए अपने जीवन में, समझे? तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। शांति कैसे आएगी? इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स को मिटाने के बाद में। और उसके लिए बेहतरीन मैकेनिज्म क्या बनाया? गुप्त संस्थाएं। आज इंडिया चाइना के साथ में जो समस्या है वो किसका फेल्यूर है? इंटेलिजेंस फेल्यूर है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस फेल्यूर है तो इसका मतलब इंटेलिजेंस का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं? वो आया। तीसरी उपलब्धि लिखिए, फॉरेन रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में तीसरी मौर्य पीरियड की जो मतलब चंद्रगुप्त की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, अचीवमेंट रही, वो रही फॉरेन रिलेशंस। चंद्रगुप्त ने फॉरेन रिलेशन स्टैब्लिश किए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की नीति अपनाई। आज भी यही फॉरेन पॉलिसी है हमारी, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। समझ गए? इसके बाद चौथी अचीवमेंट देख लीजिए। चौथी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से जो है एस्टैब्लिशमेंट हो गया इनका। क्यों हो जाएगी फेल?
मतलब ये पॉसिबल तभी होगा ना जब मतलब हम अपने एक पर्टिकुलर अपनी संतुष्ट सेटिस्फाई में दूसरे राज्यों पर कब्जा न कर। देखिए, अशोक हो, अकबर हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो और औरंगजेब हो, इन तीनों राजाओं में ये जो औरंगजेब है क्यों अलग है? एक्सटेंशन की पॉलिसी जो होती है कई हो सकती है। मैं एक किंगडम पर अटैक करूं, बिना चुनौती के अटैक ही कर दूं, मेरे पास तमाम सेना है, खत्म कर दूं राजा को और अपने कब्जे में कर लूं, तो मैं एक क्रूर शासक कहलाऊंगा। बड़ा सिंपल है, मेरी आर्मी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, पावर ज्यादा, बड़े आराम से कर सकता हूं मैं। ऐसे राजा भी हुए हैं हिस्ट्री में, समझ गए? और एक जो अलायंस के माध्यम से करे, किसके? अलायंस के माध्यम। उसके बाद में वो अपना जो है, हम महाराजा तुम राजा, ठीक है, हफ्ता देते रहना बस। क्या देते रहना? हफ्ता, टैक्सेशन। बोले 1000 रुपीज आते हैं तुम्हारे किंगडम में हर महीने, हम कुछ नहीं चाहते, 400 रुपये पहुंचाते रहना, 600 रुपये में गुजारा कर लो। बोले जी हजूर, बिल्कुल। और तुम्हारे झंडे के साथ में ऊंचा वाला झंडा लगेगा, वो किसका लगेगा? हमारा लगेगा। ये भी एनेक्सेशन है। तुम महाराजा हो, तुम्हारा लड़का है, बराबर में एक किंगडम है, तुमने उसकी लड़की से अपने लड़के की शादी करा दी, ठीक है। जब समधी समधी मिले, बोले बड़े वाले झंडे को जो है हमारा वाला झंडा लगाओ, छोटे वाले पे अपना लगा लो, ठीक है समधी जी? बोले ठीक, चीयर्स। वैवाहिक रिलेशन, कौन से? एनेक्सेशन की तमाम सारी पॉलिसी है। तो हम जिए और जीने दो की पॉलिसी अपना रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हिंसा नहीं अपना रहे हैं। समझ में आई ये? लिव एंड लेट लिव। जी बिल्कुल यही है, यही है। तभी तो पाकिस्तान पाकिस्तान है, नेपाल नेपाल है, भूटान भूटान है। ये लोग समझते ही नहीं है बात को। यही है, तभी तो बोला। नहीं तो छोटे छोटे कहाँ रहते हैं हमारे बराबर में? हमने नहीं मिलाया। किसने कहा हमने मिलाया सिक्किम? यही तो मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज नीडेड वेरी वेरी। हमने आज तक जबरदस्ती की कहाँ है? खुशी से जो मिलने के लिए आ जाए, आज भी हाथ खुले हुए हैं, आ जाओ वॉलेंटरली, समझ गए? वॉलेंटरली। अगर हमें जबरदस्ती करनी होती तो इनका अस्तित्व होता? नहीं होता। यही इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। चलो खैर आगे बढ़ो। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो इनकी अचीवमेंट जो रही, कंट्रीब्यूशन जो रहा चंद्रगुप्त मौर्य का, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया उस टाइम पर, दिया एंशिएंट हिस्ट्री में। गुरुजी ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, और खुद क्या अडॉप्ट किया? जैनिज्म। और कंट्री के लिए क्या चूज किया? सेकुलरिज्म। समझ गए? टॉलरेंस बढ़ाई, टॉलरेंस। रिलीजन इज अ पर्सनल फिनोमिना। क्या है? और इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप अपनी औलाद को खुला छोड़ दो, बोले बेटे जो धर्म अपनाना अपना लो। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दो कि वो कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सके जो उसे अच्छा लगता है। इट्स अ रिलीजियस लिबर्टी। कौन सी लिबर्टी?
रिलीजियस लिबर्टी ये देखने को मिलती है हमको कहां पर? मौर्यन पीरियड में। जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, आजीविका और अशोका बौद्ध धर्म। समझ गए? ये है टॉलरेंस, ये है सेकुलरिज्म। और गुरुजी ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि जैन धर्म अपना लेंगे तो चाणक्य नाराज हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। अब वाले जो चाणक्य मार देंगे या मर जाएंगे या मरवा देंगे। अब बर्दाश्त नहीं होता धर्म का मामला। ये है सेकुलरिज्म। समझ गए? मैंने बताया था कल कि संत और पुरोहित में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई मजहब नहीं होता, संत सबका होता है। सेंट कबीर सबके हैं, ठीक है। सेंट मदर टेरेसा सबकी हैं, ठीक है। समझ गए नहीं? और पुरोहित जो होते हैं, प्रीस्ट, वो अपने धर्म का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार तो करते ही करते हैं, बल्कि इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई ये हमारा दिनचर्या है रिलीजन की। समझ गए नहीं? अकाल पड़ा, ड्रॉट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी छोड़ दी और श्रवण बेलगोला जो एक पहाड़ी है, ठीक है, कर्नाटका में, जो मैसूर के नाम से फेमस था पहले, श्रवण बेलगोला एक गुफा के पास में जाकर स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया जैन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार। इस परंपरा को सलेखना कहा जाता है। यूपीएससी 2016 जिक्र हो गया तो फिर बोल ही देता है। सलेखना जी, सलेखना। श्रवण बेलगोला एनसीईआरटी तो पढ़ ली तुमने। यही तो, तभी तो बोलते हैं खुद की खोज में निकल। ट्रैक बदल देते हैं, हेलेना जैसे पर्टिकुलर नाम। चलो आजीविका की बात हुई तो बिंदुसार लिखिए। बिंदुसार देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में दूसरे मौर्य शासक रहे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने ड्रॉट पड़ा तो मतलब गुफा में जाके अपना शरीर त्याग दिया। तो एक तरह से राजा की ये वही दिखाई है कि मतलब प्रजा को परेशानी में छोड़ दो। जब आपको पता है कि आप उम्र दराज हो चुके हैं, इनएलिजिबल हो चुके हैं, तो आपको स्वेच्छा से जो है गद्दी त्याग देनी चाहिए। इससे पहले कि कोई तुम्हें हटाए, तुम खुद हट जाओ। और वैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था, उसमें जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था सुदर्शन झील का। कौन सा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें इरिगेशन सिस्टम को मजबूत करा था। एंशिएंट हिस्ट्री में ये सुदर्शन झील बार बार आती रहेगी। बहुत बड़ा काम था ये सर, बहुत बड़ा काम। इरिगेशन में झील का बनवाना किसी राजा के द्वारा बहुत बड़ा काम माना जाता है। तो ये कौन सी झील थी? सुदर्शन झील। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, तो रेलवे में एक बार एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट खबर सुनते ही लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया।
मीडिया ने पूछा सर आपकी क्या गलती है इसमें, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, हो ही जाता है, इसमें कौन सा तुम कुछ कर लेते। बोले नहीं, रेलवे के पद पर बने रहने के नाते और इसका मिनिस्टर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दुर्घटना ना हो। समझ रहे हो? आज देश में ऐसे मिनिस्टर हैं कि वो तो एक्सीडेंट है, मानव जनित घटनाएं हो जाती हैं, अटैक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फेविक्विक जैसे चिपका लेती है ना गद्दी, ऐसे गद्दी से चिपक जाते हैं। इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उत्तरदायित्व कहते हैं। अभी जैसे कि रहने तो एग्जाम्पल बहुत जहरीला है, वीडियो रहने दो, चलो आगे बाद में देंगे। समझे बात? बहुत बड़ा पॉइंट है ये। अगर आप किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी रखते हैं, तो उस चीज का मतलब ही ये है कि हु इज द आंसरेबल, हु इज अकाउंटेबल। आपके देश में पुलवामा हो गया, किसी भी एक कैंडिडेट ने, किसी भी एक एजेंसी ने इस्तीफा दिया? इसी को डिग्रेडेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी कहा गया है यूपीएससी के टॉपिक में। सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जबकि संविधान में बिल्कुल क्लियर कट जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन मैनिपुलेशन तो हमारा पेशा है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। इंडिया चाइना वॉर 1962, इंटेलिजेंस फेलियर, तब जाकर हमने अपने इंटेलिजेंस को क्या किया, मजबूत किया। आज फिर इंटेलिजेंस फेलियर, 26/11 हुआ तो एनआईए बना दिया। कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। उस फेलियर की जिम्मेदारी भी तो कोई ले। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री बहुत बहुत गजब के नेता थे, बहुत गजब के। अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी और इथिकल वैल्यूज जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स द योर वर्क का अल्टीमेट एग्जाम्पल है वो, अल्टीमेट। जब जिक्र हुआ है तो बता देता हूं। एक बार उनकी माताजी जो है आ रही थी, रेलवे मिनिस्टर थे वो, आगे बोली कि भाई मेरा लड़का जो है ना नौकरी करता है रेलवे में, उससे मिलना है मुझे। तो वो राजपथ पर पहुंच गई वहीं रेलवे मिनिस्ट्री के सामने। तो गार्ड ले गया उन्हें, बोले क्या नाम है? बोले लाल बहादुर शास्त्री नाम है उनका। बोले अच्छा। तो गार्ड अंदर गया, बोले साहब आपसे कोई मिलने आया है। बाहर आए, मिले, बातचीत की। तो वो बोलने लगे अरे लल्ला क्या जॉब करता है तू इधर? बोले मैं यहाँ चपरासी हूँ रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है। बोले अच्छा, कोई दिक्कत हो तो बता दियो। ठीक। अम्मा चली गई वापस। तो बाद में उनके जो अधिकारी गण थे वो पूछने लगे सर ये क्या कहा आपने, क्यों कहा, समझ नहीं आया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने आंसर दिया, ये मैंने इसलिए कहा कि ये जो है मेरे गांव में जाएंगी, अगर मैं इनसे सच बताता तो ये गांव में कहती कि रेलवे मिनिस्टर है मेरा लड़का। तो बहुत सारे लोग इनसे मदद मांगने को आ जाते और फिर मुझे मदद करनी पड़ती इनकी, और फिर मैं मना नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने बताया कि मैं चपरासी हूं। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री का दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सुनील शास्त्री उनके बेटे थे, प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर शास्त्री आसीन हुए। तो सुनील शास्त्री जो है मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली में गए नौकरी पर, बोले मुझे जॉब दे दो। कंपनी के मालिक ने या मैनेजर ने कहा कि तुम अपने पिताजी से लिखवा लाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी।
वो गए, बिल्कुल ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि एप्लीकेशन पे सिग्नेचर ही तो कराने हैं। बोले हाँ हो जाएंगे। सुनील शास्त्री जो है प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो चले गए उनके पास, वो लाल बहादुर शास्त्री, तो उनके पास गए, बोले पापा सिग्नेचर कर दो। बोले क्या है ये? वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करूंगा मैं, ठीक है, नौकरी करनी है मुझे। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि कल करूंगा मैं सिग्नेचर सुबह, वो कल दिन में। बोले आज क्यों नहीं? बोले आज तो मैं पीएम ऑफ इंडिया हूं, कल मैं इस्तीफा दूंगा, फिर तुम्हारा बाप बनूंगा। उसके बाद मैं सिग्नेचर करूंगा, ठीक है। अब मैं या तो पीएम बन सकता हूं या तुम्हारे पापा बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और इथिक्स, इंटेग्रिटी जो दी गई है आपकी 4th मीन्स एग्जामिनेशन के सेक्शन में, वो इन्हीं चीजों को तो दी गई है। नेपोटिज्म को खत्म करना। एक बार सुनील शास्त्री उनकी कार ले गए, वो पीएम वाली एम्बेसडर जो खड़ी रहती है, एफआईआर करवा दी अपने बेटे के खिलाफ। हिम्मत है? ऐसा इंसान चाहिए हमको आज की डेट में। ऐसा मुंह से कहने से कुछ नहीं लगता, झोला उठाएंगे और चल देंगे साहब। उठाओ तो, करोड़ रुपए का सूट बूट पहनकर रहते हो, कुछ शर्म आनी चाहिए। देश की 40 करोड़ जनता जो है भूखी है, एक टाइम का खाना नहीं खाती। गैरत आनी चाहिए तुम्हें 2.5 करोड़ के सूट पहनने में। समझ गए? और अभी ज्यादा दूर नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री का टाइम अभी ज्यादा दूर, 1965 का टाइम है। इसलिए कह रहा था वीडियो बंद करवा दो। देखो समझ में आया एथिकल इंटीग्रिटी क्या होती है? आपका ये एक सेक्शन है मेंस एग्जामिनेशन में। इस तरह से इथिक्स का चैप्टर बराबर पैरेलली चलता रहता है इन्हीं एग्जांपल्स। सेकुलरिज्म समझ में आ गया? बिंदुसार समझ लो, समझदार आदमी है ये बिंदुसार, चीजों को आगे बढ़ाया, पीछे नहीं लेके गया। योग्य शासक है, याद रखिएगा, ठीक है। बिंदुसार एक योग्य शासक है, समझदार भी है। और अमित्र घोष कहा गया इसको, अमित्र घोष टाइटल है, अमित्र घोष, शत्रुओं का विनाश करने वाला, द स्लाफ्टर ऑफ हिज एनिमीज, स्लेयर है शायद, स्लेयर्स ऑफ द एनिमीज। समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से देखिए, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं मैं आपको। तारीफ सुनना आम आदमी का लक्षण है और क्रिटिसिज्म सुनना किंग का। आलोचना सबके बस की बात नहीं होती। और आम आदमी का लक्षण है तारीफ। अगर आप अपने जीवन में तारीफ के भूखे हो, या आपके दिमाग में चलता है कि लोग मेरी क्या करें, प्रशंसा करें, तो आप बुरे नहीं हो, आप आम आदमी हो। कौन हो? आम आदमी। और यदि आप किंग हो तो आप कभी तारीफ के पीछे नहीं भागोगे और क्रिटिसिज्म से कभी डरोगे नहीं। आलोचना तो चैलेंज है, पैरेलली चलता है। अगर आपका क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा तो आप, इसका मतलब आम आदमी है। आम आदमी का क्रिटिसिज्म नहीं होता, आम आदमी तारीफ के पीछे भागता है। समझ गए? तो एक बहुत बढ़िया लक्षण है ये
किंग का क्रिटिसिज्म। बाद में बोला गया है एक बेहतरीन चीज, जहर सिर्फ भगवान पिया करते हैं। क्या पिया करते हैं? भगवान। भगवान अगर बनना है तो उसकी पहली एलिजिबिलिटी क्या है? क्या है? कंज्यूम द पॉइजन। जिस दिन तुम जहर पचा ले गए उस दिन तुम भगवान बन गए। तारीफ तो आम आदमी पचाता है साहब, तारीफ कौन पचाता है और जहर कौन पचाता है? समझे पॉइंट? तो बिंदुसार जो है इसका क्रिटिसिज्म किया गया काफी ज्यादा, लेकिन अपने पथ पर बना रहा है, ऑन द वे। आजीविका सैक्ट का फॉलो किया, फॉरेन रिलेशन स्टैब्लिश किए। सीरिया का राजा था वो, तो सीरिया से जो रिलेशन हमारे स्टैब्लिश हुए सबसे पहली बार वो चंद्रगुप्त के टाइम से हो गए थे, याद रखना इस बात को। तो इसने एक नए कंट्री से जो है रिलेशन स्टैब्लिश किए, बहुत बड़ी बात है उस टाइम पर रिलेशन स्टैब्लिश करना, फॉरेन रिलेशन। इजिप्ट के साथ। किसके साथ? इजिप्ट के साथ। इसके टाइम पर दमिश्कस नाम का एक जो है एम्बेसडर भारत में आया, इसके दरबार में आया, कोर्ट में रहा। दमिश्कस कहाँ का? सीरिया का। और इसने सीरिया के राजा से दो चीजें मांगी, दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। वो दो चीजें कौन कौन सी मांगी? और सीरिया का राजा का नाम याद है किसी ने? एनसीईआरटी पढ़ी है? एंट्रियोकोटस। एंट्रियोकोटस या एंट्रियोकस लिखा हुआ होगा कहीं पे। एक तो बोला कि आप जो है अंजीर भिजवा दीजिए। अंजीर, अंजीर, अंजीर को बोलते हैं फिसिस। बोले अंजीर की खेती होती है सीरिया में। किसकी? तो एक तो वो, और भी बहुत सारी चीजें थी जो एक्सचेंज की गई थी सीरिया के साथ में और इंडिया के साथ में। और दूसरा कहा कि आप अपने दार्शनिक भिजवा दीजिए, फिलोसफर्स। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में द पावर ऑफ फिलोसफर्स इज द पावर ऑफ किंग। अपने पास में इर्द गिर्द में फिलोसफर्स, शायर, हिस्टोरियंस और बहुत ही बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है राजा अपने पास में रखते थे। जिस राजा को यह बात समझ में आ गई थी, जिस राजा को बात समझ में आ गई थी, उनने अपनी पूरी की पूरी ये जो कम्युनिटी बेल्ट है आसपास की, वो बड़ी मजबूत रखी। राजा के, अकबर के इर्द गिर्द कौन रहे? नवरत्न, बहुत ही बढ़िया। और औरंगजेब के इर्द गिर्द कौन रहे? जहां आरा बेगम, सादत खान, द माइंड फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एक्सट्रीमिस्ट। बोले कुछ नहीं किया किन्होंने, तुम करोगे इस्लाम की स्थापना यहां हिंदुस्तान में, कर लीजिए। जब लोग ही इर्द गिर्द शैतानी दिमाग के रहेंगे तो तुम भगवान कैसे बन सकते हो? इसीलिए इस बात पर बार बार फोकस किया जाता है कि चाहे अपनी कंपनी रखो या मत रखो, मगर कंपनी रखनी है तो कैसी रखो? अच्छे लोगों की रखो, वरना वो दिन दूर नहीं कि उस कंपनी के सारे गुण आपके अंदर ना आए। ठीक है? अगर आपको पता है आपकी कंपनी खराब है, छोड़ दो उसे। वो आपकी विघटन का, आपके डिक्लाइन का सबसे पहला कारण बनने जा रहा है, सबसे पहला कारण।
स्लो पॉइजन है ये जिंदगी का। तो एक अंजीर, वो एक तो अंजीर का जो है क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया। अब दार्शनिक तो उसने बोला भाई देखो अंजीर तो हम भिजवा देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवा पाएंगे, ये तो हमारा एक वैल्यूएबल एसेट है। दीज फिलोसफर्स आर द पार्ट ऑफ स्टेट। अपने क्या नहीं दिए उसने, दार्शनिक। समझे? अब देखो दार्शनिक का, स्कॉलर्स का महत्व ये है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा 100 करोड़ दे देंगे, आ जाओ नासा ज्वाइन कर लो। ठीक है। पाकिस्तान ने कहा इस्लाम को आपकी जरूरत है। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, जस्ट इमेजिन दैट, मैंने अभी क्रिएट किया, घनानंद है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अब घनानंद किसको इंसल्ट कर बैठा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विल ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज नासा। ठीक है, विल मेक अ मिसाइल एंड विल अटैक ऑन द घनानंद। समझे? इसीलिए सलाह दी जा रही है कि अपने स्कॉलर्स की क्या करो, हमेशा रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वो कितना पावरफुल है आपको उस चीज का एहसास नहीं है। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ चाणक्य, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ डेड डेड डैश। डेड डेड डैश में आज का सिनेरियो फिट कर लेना आप लोग। समझ गए? देखिए, दार्शनिक समझ में आया कि दार्शनिक नहीं दिए, पता नहीं कहां से लिया गया है, लेकिन एक श्लोक है, लिख लीजिएगा, विद्वान सर्वत्र पूजते। ये ऐसे सूत्र हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं ये, जिन पर देर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी सोचने समझने में। विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वानों को हमेशा क्या करना चाहिए, पूजना चाहिए, वो पूजनीय होते हैं। ठीक है। इसके दरबार में एक कैंडिडेट था जिसको आजीविका सेंट कहा गया था, इसका नाम था पिंगलवत्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो पिंगलवत्स आजीविका सेक्ट को, जिसने आजीविका सेक्ट के प्रति उसका रुझान बढ़ाया था, वो था पिंगलवत्स। और मैं आपको बता दूं, रोमिला थापर एक बहुत बड़ी विद्वान हिस्टोरियन, उन्होंने एक किताब लिखी मौर्यवत, बाद में पढ़िएगा सिलेक्शन की। उस किताब को में लिखा गया है कि पिंगलवत वाज द पर्सन हु प्रिडिक्टेड अबाउट अशोका। उसने ही कहा था कि अशोक किसी दिन सम्राट बनेगा। और अशोक की प्रेडिक्शन जो व्यक्ति कर दे वो बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो सकता है, क्योंकि अशोक तो सम्राट बन ही नहीं सकता था। 100 भाइयों का के बीच में अशोक का छोटे में से नंबर आता है। ठीक है, मामूली सा लड़का है, फिर उसने कैसे कह दिया कि अशोक क्या बनेगा, सम्राट बनेगा। तो आप पावर ऑफ पिंगलवत्स को समझ जाइए। कौन सी पावर? इंडिया के ही हैं, आजीविका सेक्ट से। समझ गए? अब
पिंगलवत्स कह रहे हैं बिंदुसार से, तुम्हारा ये लड़का जो घूम रहा है ये सम्राट बनेगा, आईएएस बनेगा ये। आप बिंदुसार कर, ये इससे कांस्टेबल का पेपर ना निकले। ऐसा क्या देख लिया पिंगलवत्स ने। और उसके काम बहुत निराले थे अशोक के, अभी बता रहा हूं मैं, अशोक पे आ रहे हैं हम। अशोक को तो 3 उपाधि दी गई है। एक तो चंडाल अशोक, कौन सा? चंडाल अशोक, चंडालों वाले काम किए थे बचपन में उसने, ठीक है। एक है काम अशोक, भोगी। भोगी समझ गए ना, शराब और शबाब में लिपटा हुआ राजा, राजा नहीं लड़का, युवराज, ठीक है। और फिर एक है धम्म अशोक, अशोक जिसे हम जानते हैं। अशोक पढ़ोगे तुम आज, धम्म अशोक, काम अशोक, चंडाल अशोक, धम्म अशोक। और फिर चौथा जो कैंडिडेट है वो है महान अशोक। कौन? अशोक की कहानी समझिए। अशोक एक समझदार व्यक्ति है। हाँ, अशोक क्या है? एक समझदार व्यक्ति है। समझदार वो जो परिस्थिति से सीखे, समझदार वो जो परिस्थिति को देखकर निर्णय ले। बहुत बड़ी चीज है ये। भारत का पहला सम्राट, पहला चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती समझते हैं? चक्रवर्ती सम्राट, पहला चक्रवर्ती सम्राट है भारत का। और भारत का पहला महान शासक,